नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंसान की आंखें सपने देखने के लिए बनी है। गांव हो या शहर, ये आंखें कोई सीमा नहीं मानती। आज के आधुनिक युग में तो महिलाओं ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आज छोटे छोटे गांव और कस्बों की लड़कियां भी शहर आकर ऊंची शिक्षा प्राप्त कर अपने इंजीनियर, डॉक्टर और जर्नलिस्ट बनने के सपने को साकार करती हैं और इस तरह देश की तरक्की में भी अपना योगदान देती हैं। लेकिन इन अलग अलग आंखों में एक सपना कॉमन है, शादी का सपना। पर यह सपना जब सच बनकर उनकी जिंदगी में आता है तो कई बार इस सपने का खुशहाल रंग खूबसूरत होने की बजाय इस कदर डरावना हो जाता है कि जिंदगी से नफरत होने लगे। आज की कहानी भी ऐसी एक बदरंग दास्तां है। इस दास्तां में है वो जुर्म जो इंसान की सोच से परे है, और अगर ये जुर्म सामने ना आ पाता तो शायद दुनिया कभी यकीन ही नहीं करती कि जुर्म की ये पहचान भी हो सकती है जिसने मासूम लड़कियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अबे कल रात को तू था ही नहीं यार, क्या मजा आया। अरे क्या सही माल जा रही यार। अरे ओ छमिया, जरा पलट तो जरा। क्या बोला? क्या बोला? हाँ? क्या बोला तूने? हाँ, अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। अरे यार, इसको इम्प्रेस करने के लिए लड़कों से पंगा लिया, ये भी भैया बोल गई। अरे वीडियो कैसा बना? सर, हमारे पड़ोसी महादेव कदम की बेटी कई महीनों से गायब है। उसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है। आपके पड़ोसी की बेटी गायब है तो मिसिंग कंप्लेंट आपकी लिखवाने आए हैं? मतलब वो लोग क्यों नहीं आए? सर, हो सकता है वो लोग ना लिखवाना चाहते हो। मैं सर कई महीनों से देख रहा हूँ महादेव कदम और उनकी बीवी गंगा, उन दोनों का बिहेवियर जो है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इकलौती बेटी गायब हुई है और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आपने कभी इस बारे में उनसे पूछने की कोशिश की? कई बार सर, लेकिन वो हर बार बात को टाल जाते हैं या फिर बात को घुमा देते हैं। कब से गायब है उनकी बेटी? यही कोई 7-8 महीने हो गए। नाम क्या बताया था आपने लड़की का? गीता कदम। जी, हमें आपकी बेटी गीता से कुछ बात करनी है, बुलाइए उसे। कहाँ से बुलाए साहब? यहाँ हो तो बुलाए ना। क्यों, कहाँ गई है? हम अपने मुंह से खुद पे क्या कीचड़ उछाले सर? भाग गई है किसी लड़के के साथ। तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जो इज्जत को पट्टा लगा के गई उसे क्या ढूंढना सर? क्यों अपनी जगह सही करे? सोचा था बात दबी रहे तो अच्छा है, वरना लोग क्या कहेंगे। आई जल्दी से डेटॉल लेके आना। क्या हुआ नितेश? अरे ये चोट कैसे लग गई? खून क्यों निकला? आई छोटी से तो चोट है, तू इतनी टेंशन मत ले। छोड़ दे सर। क्या टेंशन मत ले, कितना खून निकला है? हाँ? किससे भिड़ गया था तू? वो कल मार्केट में 2 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। मैंने ऐसे पिटाई की सालों की और उस लड़की को बचाया, और आज और लौंडे लेके आ गए साले मुझे मारने। मैंने और मेरे दोस्तों ने सही पिटाई की है सालों की। क्या हुआ? सर, मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की है, बल्कि अच्छा ही काम किया है। कौन है ये? ये मेरा बेटा है नितेश। आप लोगों के पास गीता की फोटो तो होगी ना? जी। क्या हुआ? गीता का कुछ पता चला? फिलहाल तो इतना ही पता चला है कि गीता गायब है, और आप में से किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। और वो कहाँ है, कैसी है, इसका पता हम जल्दी लगा लेंगे। आप लोग पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, गीता की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है। गीता को उसके पेरेंट्स के साथ यानी महादेव और गंगा के साथ कैसा रिलेशन था? साहब, महादेव और गंगा गीता की शादी के लिए बहुत परेशान थे। क्यों? महादेव ने बहुत साल पहले महाराष्ट्र से आकर एक लोकल पार्टनर के साथ में फैक्ट्री डाली थी, और पार्टनर ने धोखा दे दिया तो महादेव तो लगभग बर्बाद सा ही हो गया था। लड़के वाले बड़ा घर देखकर मोटा दहेज मांगते थे, और गीता भी कुछ देखने में खास नहीं थी। रंग उसका सांवला था, इसलिए रोज ही रिश्ते बनते थे और रोज ही टूटते थे।
घर वाले जब देखो तब उसे ताने मारते रहते थे। बेचारी चुप छुप कर रोती रहती थी। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तेरी वजह से हम कितने लड़कों के सामने गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, और तू सारे मोहल्ले के सामने हमारी इज्जत उतारती फिर रही है। अरे तेरे जैसी औलाद ना पैदा होते ही मर जानी चाहिए। नितेश ने कभी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश नहीं की? पता नहीं साहब, नितेश को पहले तो कभी देखा नहीं था, वो तो अभी आया था कुछ महीना पहले। सर हमें तो पता भी नहीं था कि उनका कोई बेटा भी है। पूछा तो बोले हॉस्टल पढ़ने गया है, पढ़ाई खत्म हुई तो वापस आ गया। आप लोग कितने साल से इनके पड़ोसी हैं? यही कोई 4-5 सालों से। तुमने कंफर्म किया ये फोटो गीता की ही है? हाँ सर, मैंने कंफर्म किया है, ये फोटो गीता की ही है। और सर मैं तो उसके भाई से भी मिला हूँ, इन दोनों की शक्ल काफी मिलती है सर। ऐसा लगता है जैसे दोनों जुड़वा हैं। हमें दहेज के लिए पैसा नहीं था, सांवलेपन की वजह से या एवरेज लुक की वजह से गीता की शादी नहीं हो रही थी, ये बात समझ में आती है। और उस पर यह कि वो लव मैरिज करके घर से भाग गई, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। या फिर गीता के परिवार वालों ने गीता से तंग आकर उसके साथ कुछ गलत किया हो। गीता की फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, मुर्दाघर सब जगह सर्कुलेट करवाओ, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। पुलिस ने गीता को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। और वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो गीता को चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि वो पुलिस के साथ किसी भी तरह का सहयोग करने को तैयार नहीं थे। इस बात का शक गहराता जा रहा था कि शायद गीता के साथ कोई दुर्घटना घटी हो सकती है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के हाथ खाली थे। और आखिरकार 6 महीने के बाद पुलिस ने गीता की तलाश बंद कर दी और इस केस की फाइल को भी ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। गीता का केस कोई साधारण लापता होने का मामला नहीं, बल्कि उससे भी गहरी चाल थी। और केस बंद होने के 2 महीने के बाद जिस गुनाह को अंजाम दिया जाने वाला था, उसके बारे में आज तक ना तो किसी ने सोचा होगा, न देखा होगा, और ना ही कोई कल्पना की हद पार करके भी सोच पाया होगा। नंदिनी, बहू, अरे अभी तक सो रही है क्या? मम्मी जी, नींद तो खूब आती है तुझे, आवाजें लगा लगा के मेरा गला दुख गया। ये बढ़िया है, सास सवेरे उठ के घर का काम कर रही है, बहू पैर पसार के सो रही है। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए, होगा तो तू ही भुगतेगी, समझ गई ना? जी मम्मी जी। नितेश, हाँ, क्या हुआ? आप सोफे पे क्यों सोई थी? वो कल मैं अंदर आया तो तुम सो गई थी ना, तो तुम्हें पूछे बिना कैसे सो सकता था? नितेश, मैं आपकी बीवी हूँ, ये आपका हक बना, आप आके बगल में सो जाते। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। शादी के बाद के शुरुआती दिन नंदिनी के लिए कुछ खुशनुमा थे, लेकिन उसका भी प्रतिशत तय नहीं था, क्योंकि गंगा जहां उसे अपने गुस्से का शिकार बनाए रखती थी, वहीं नितेश उसका साथ देता था। सुख सिर्फ इतना ही था, क्योंकि हर दिन के बाद आने वाली रात नंदिनी के लिए एक दर्दनाक और शैतानी रात होती थी। नितेश, आप क्यों हर रोज मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले जाते हो? नितेश, मैं आपकी वाइफ हूँ और मैं भी आपसे वही चाहती हूँ जो हर पत्नी अपने पति से चाहती है। क्या प्रॉब्लम है नितेश? मुझसे कोई गलती हुई है? सॉरी नंदिनी, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैं ही थोड़ा परेशान हो गया था कि तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। नहीं नितेश, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। आपको याद है, आपने वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया था लड़की को बचाने वाला, मुझे तभी से आपसे प्यार हो गया था।
और हम लोग सोशल मीडिया पे कब से फ्रेंड्स हैं। मैं तो आपकी पर्सनालिटी की तभी से फैन हो गई थी। मैं तभी से आपसे प्यार करती हूँ। जाओ पर्दे लगा दो। अरे पर्दा खुला क्यों रखा? पूरा बंद करना चाहिए था ना। और बिल्कुल रोशनी नहीं आनी चाहिए बाहर से। लेकिन इतने समय क्या होता है नितेश? मैंने बोला ना, बाहर से जरा सी भी रोशनी नहीं आनी चाहिए। जाओ लैंप ऑफ करो और बेड पे लेट जाओ। लेकिन लैंप क्यों ऑफ करना है? जितना बोला है उतना करो। लाइट ऑफ करो और लेट जाओ। एक काम करो, आप ट्यूबलाइट ऑफ कर दो, लैंप ऑन रहने दो। मैंने बोला ना। आंखें बंद करो। लेकिन अब आंखें क्यों बंद करनी है नितेश? जितना बोला है उतना करो। बोला ना आंखें बंद करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काय रे, दारू पीने और रंगरलिया मनाने के अलावा तुझे किसी बात का होश है? तेरी बीवी के मायके से अभी तक पैसे नहीं आए हैं। आज आपने आने में देर कर दी। तेरे बाप ने दहेज के बाकी पैसे अभी तक नहीं दिए। कल मायके जा और पैसे लेके आ, समझी? नितेश, वो लोग पैसा कहाँ से देंगे? ऑलरेडी उनकी हालत। नंदिनी, हाँ मेरे कपड़े देना जरा। एक मिनट। ये लो आपके कपड़े। दे दो। नितेश, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और आज भी आप बाथरूम से रेडी होकर आते हो। रात को लाइट्स ऑफ करने की टेंशन मुझसे ज्यादा आपको होती है। आप अभी तक मुझसे शर्माते हो। ये सब आपको अजीब नहीं लगता? कोई अजीब बात नहीं है, बचपन से मेरी यही आदत है। एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। वो पास वाली आंटी कह रही थी कि आपकी एक बहन भी मेरी थी। कोई बहन नहीं थी, समझी? आज के बाद ये फालतू के सवाल मत करना और जाके बाप से दहेज के पैसे लेकर आना, समझी? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। मैडम पार्सल। कितने टाइम की गारंटी है? क्या मैडम, आप भी बैंक को कमाल है, गारंटी कहाँ से देंगे? बस नई साइड लाने पड़ेंगे आपको, बेस्ट पीस है आपके लिए। ये लो आपका पैसा। थैंक यू मैडम। अरे वो लोग इंसान है या जल्लाद? तू ही बता, कहाँ से दे पैसे? खुद को बेच कर लाए क्या आप पैसे? और देख देख पे लड़का, अरे तेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए हमने। जब तक हमारे मुंह से हाँ नहीं निकलती, नितेश अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। तो ये ऐसा मत कहिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? बगैर दहेज के ये शादी नहीं हो पाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी फेरे हो जाने दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं आपको दहेज की बाकी रकम दे दूंगा। तेरी बहन की शादी के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे? और तेरे पापा का इलाज, उसके लिए कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ, सर, हमें महादेव कदम की बहू नंदिनी के गायब होने की कंप्लेंट लिखवानी है।
आप तो वही है ना जिन्होंने कुछ महीने पहले महादेव की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी? आपको कैसे पता कि महादेव जी की बहू नंदिनी घर से गायब है? सर उन्होंने उसे कुछ दिन पहले घर से बाहर निकाल दिया था। प्लीज नितेश, मुझे भी अपने साथ ले। नितेश प्लीज, नितेश नितेश प्लीज नितेश। सर उस दिन के बाद से उसे कभी किसी ने नहीं देखा। हो सकता है वो मायके गई हो या बीमार हो, इसलिए नहीं दिख रही होगी। सर अगर बीमार भी होती तब भी कभी तो किसी को दिखाई पड़ती। और सर ऐसी कौन सी लड़की होती है जो बिना किसी कारण के इतने दिनों तक अपने मायके में जाके बैठेगी? उसका पति घर पे है? हाँ सर घर पे ही है। ठीक है आप जाइए, हम देखते हैं। जी सर। अमित सर, ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? एक ही फैमिली की पहले बेटी गायब होती है और बाद में बहू, और फैमिली को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये फैमिली में चल क्या रहा है? सर आप लोग? आपकी बहू नंदिनी से मिलना है हमें, बुलाइए उसे। सर वो तो मायके गई है, उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए काफी दिनों से वो वहीं है। उससे फोन पर तो बात हुई होगी आपकी, कुछ तो बताया होगा उसने कि कब आ रही है वो। जी नहीं, जब से वो मायके गई है तब से कोई बात नहीं हुई उससे। मतलब उसने नहीं बताया तो आपने पूछने की जरूरत नहीं समझी कि वो कब वापस आ रही है या क्यों नहीं आ रही है? सर बेचारी के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो जाते जाते ये कहकर गई थी कि उनकी हालत में सुधार हो जाएगा, वापस आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। ये नंदिनी का मायका कहाँ पर है? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नंदिनी अपने ससुराल में नहीं है? सर नंदिनी यहाँ आई थी कुछ दिन पहले, पर वो उसी दिन वापस चली गई। लेकिन उसके ससुराल वालों ने कहा है कि वो यहाँ पे रहने के लिए आई थी। झूठ बोल रहे हैं सबके सब। शादी के बाद से उसके ससुराल वालों ने एक दिन के लिए भी उसे यहाँ रुकने नहीं दिया। वो लोग उसे दहेज के पैसों के लिए परेशान भी करते थे। उसने बताया था मुझे कि थक गई है वो उनका टॉर्चर झेल झेल कर। हे भगवान, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सर 14 तारीख को नंदिनी के फोन की लोकेशन उसके ससुराल की दिख रही है और 15 तारीख की सुबह जब वो वहाँ से बाहर निकली तब से उसका फोन स्विच ऑफ है। मतलब इतना तो तय है कि 15 अप्रैल की सुबह नंदिनी अपने ससुराल से कहीं जाने के लिए निकली थी। अब देखना यह है कि वो मायके जाने के लिए निकली है या कहीं और। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? साहब आप लोग प्लीज साइड हो जाइए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ठीक है सर। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर इन बच्चों ने। क्या देखा था बेटा आपने? अंकल मैं खेल रहा था, मेरा बॉल इधर आया तो मैंने ये देखा कि ये ऐसा हुआ है और जाके फिर इन अंकल की दुकान पे बताया। हाँ साहब, मैंने ही आपको फोन किया। जब बच्चे ने मुझे आकर बताया तो यहाँ आकर देखा तो मैं हैरान रह गया सर, क्योंकि 8-10 दिन पहले मैंने इसे देखा था। कहाँ देखा था? ये औरत तुम्हारी दुकान पे आई थी? नहीं साहब, 8-10 दिन पहले मैं अपने दुकान का सामान लेकर के इस रास्ते से जा रहा था तो इस मैडम को किसी औरत के साथ देखा था मैंने। उस औरत को पहचानते हो? उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी, वो सर पे दुपट्टा ले रखी थी। उस औरत ने सलवार कमीज पहन रखी थी और हाँ सर, आपस में दोनों में बहस चल रहा था। ठीक है, कौन हो सकती है वो औरत? हमें एक काम करो सर, ये लकड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता करो ये खून नंदिनी के खून से मैच होता है क्या? ठीक है सर। नंदिनी तुम्हारी बहन थी, कुछ तो उसने बताया होगा तुम्हें। उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या चल रहा था? उसकी लाइफ की प्रॉब्लम था उसका पति। सिर्फ वो ऐसी हरकतें करता था कि मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नितेश समझ ही नहीं आ रहा है निशा, मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। वो बाथरूम से भी पूरे रेडी होकर निकलते हैं। इतनी सी बात पे परेशान हो? इतनी सी बात नहीं है निशा, वो कभी मेरे सामने कपड़े नहीं बदलते। अचानक से मैं उनके सामने आ जाऊं तो वो हड़बड़ाहट से जाते हैं। मुझे लगता है कि आप ज्यादा सोच रहे हो। ज्यादा सोच नहीं रही, ज्यादा हो रहा है मेरे साथ। तुझे पता है हमारे बीच वो पति पत्नी वाला रोमांस, प्यार, ऐसी कोई चीज नहीं। रात को तो वो बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं।
सारे पर्दे बंद कर देना, कमरे में पूरा अंधेरा कर देना, जरा सी भी रोशनी नहीं आने देते। आज तक उन्होंने मुझे मेरी आंखें तक नहीं खोलने दी है। दीदी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। एक तो बार जब उसने उनसे बात करने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने टाल दिया। जानवर है वो आदमी। सर हो सकता है कि दहेज के लालच में नितेश ने ही नंदिनी का खून किया। और सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो हर काम छुप के करता हो। अमित, किसी आदमी को शराब की लत होना, पैसों का लालच होना, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी क्या फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि एक पति अपनी पत्नी से इस कदर बात छुपाता है कि उसके सामने कपड़े नहीं बदलता, कोई बात शेयर नहीं करता, जिसे रोशनी पसंद नहीं है, और जरा सी बात पूछने पर इतना वायलेंट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर वैसे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। नितेश बचपन से अपने नाना नानी के साथ रह रहा था, उसके बाद वो हॉस्टल चला गया। कभी इसके साथ ज्यादा वास्ता नहीं रहा। कभी कभी इसकी आदतों से हमें भी प्रॉब्लम होती है। सर ये थोड़ा शाय है, लेकिन शाय होना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका अपने बेटे नितेश से इतना तो वास्ता होगा कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपके पास? हाँ है ना सर। दिखाइए हमें। लेकिन मैंने वो कहीं रखा है। मैं अगली बार ढूंढ के रखूंगा, आप आएंगे तो अगली बार दिखा दूंगा। महादेव जी, बर्थ सर्टिफिकेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ढूंढना पड़ेगा, और अगर ढूंढना भी पड़ेगा तो ढूंढिए, हमें अभी देखना है। जाओ मेरे अलमारी के ड्रॉअर में देखो, वही कहीं रखा होगा। जाओ जाके ढूंढ के लेके आओ। सर आप बेकार में शक करें मेरे बेटे पे, ये तो बहुत ही शरीफ है। सड़क चलती लड़कियों की मदद भी करता है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, सड़क पर चलती लड़कियों की मदद करता है, और यही लड़का घर वापस आकर शराब के नशे में दहेज के लिए अपनी बीवी को बेल्ट से मारता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर हमने दहेज के लिए 1 रुपया भी नहीं मांगा था, जितना उन्होंने खुशी से दिया हमने ले लिया सर। सर ये गीता का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? सर उसके पीछे है। महादेव जी एक बात बताइए, नितेश अपने नाना नानी के यहाँ था या हॉस्टल में था? फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दोनों भाई बहनों को किसी ने भी एक साथ आज तक नहीं देखा? सर ये बचपन में 1-2 बार ही घर आया है, वो भी 1-2 दिन के लिए। अक्सर हम ही लोग इससे मिलने चले जाते थे। वैसे सर नितेश बहुत शर्मीला है, इसलिए घर के बाहर बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था। शायद इसीलिए लोगों ने इसे बहुत कम देखा होगा। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन आपकी बहू नंदिनी का मर्डर हुआ उस दिन आप लोग कहाँ थे? सर मैं और गंगा तो घर में ही थे। और नितेश तुम? मैं तो दोस्त के पास गया था, उसी के साथ था। सर मुझे नहीं लगता कि ये लोग सच कह रहे हैं, क्योंकि गीता के गायब होने के बाद नितेश का अचानक से आना और उसकी ये हरकतें, मुझे डाउट है सर मुझे ऐसा लगता है कि हमें नितेश का मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। हमें जो डाउट तुम्हें है वही डाउट मुझे भी है, लेकिन इस आधार पर हम नितेश का मेडिकल चेकअप नहीं करवा सकते जब तक हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तुम एक काम करो, गंगा, महादेव और नितेश इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो इनके फोन की लोकेशन उस वक्त कहाँ थी, पता तो चले ये सच बोल रहे हैं झूठ। ठीक है सर। सर मोबाइल लोकेशन के मुताबिक गंगा और महादेव अपने घर पे ही थे, और इस दिन पूछताछ में भी यही पता चला है कि किसी ने भी उस दिन उनको घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो ये भी तो हो सकता है मोबाइल घर में छोड़कर वो चुपके से कहीं निकल गए हो सकता है सर। और सर नितेश सच कह रहा है, क्योंकि उसके दोस्त ने ये बात कंफर्म की है कि नितेश उस दिन उसके साथ उसके घर पे ही था। अपने दोस्त से झूठ भी बुलवाया जा सकता है, उसके दोस्त से अपने तरीके से पूछताछ करो। सर ये नंदिनी के फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है जाओ सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नंदिनी के सिर पर लकड़ी जैसी भारी चीज से वार किए गए। नंदिनी की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। मौत का समय 15 अप्रैल सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच। फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया कि लकड़ी पे जो खून मिला था वो नंदिनी का ही है, यानी कि उस दिन नंदिनी जिस औरत से मिली थी उसी औरत ने नंदिनी का खून किया है। लेकिन साहब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो औरत सिर्फ नंदिनी से बात करने आई हो और उसके जाने के बाद किसी ने उसका खून किया हो। अमित फिलहाल तो हमारे शक के घेरे में नितेश, गंगा, महादेव ये तीनों ही हैं, और इन तीनों के पास नंदिनी को मारने का मोटिव भी था। इन तीनों पे नजर रखो सब। और सब नंदिनी के मायके के पास जो खबरी हमने अलर्ट किया था उसने बताया कि निशा अपनी बहन नंदिनी से काफी नाराज थी। क्यों? सर क्योंकि सारा पैसा नंदिनी की शादी में ही खर्च हो गया था।
और अब पैसों की वजह से ही निशा की शादी नहीं हो पा रही। दीदी आपकी बेटी है तो क्या मैं नहीं हूँ? बिना सोचे समझे सारा पैसा जैसे उसकी शादी में लगा दिया। थक गई हूँ मैं दुनिया के ताने सुन सुन के। कब तक अपने माँ बाप की छाती पे मूंग डालोगी? अपने घर जाओ, शादी करो। अब अगर वो वापस पैसे मांगने आएगी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। हमने सुना तुम अपनी बहन नंदिनी से काफी नाराज थी, इतनी नाराज कि उसकी जान लेने तक की बात की थी तुमने। सर वो सब मैंने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कह दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहन को मार दूं। 15 तारीख को कहाँ थी तुम? अरे बेटा भूल गई तू? उस दिन तू मेरी दवाई लेने गई थी ना? हाँ, पापा के लिए दवाई लाने गई थी। मतलब के बाहर थी तुम, घर पे नहीं थी। नंदिनी से मिली थी उस दिन तुम? नहीं, और मैंने नहीं, उसके ससुराल वालों ने उसे मारा है। सर, जब पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी मैंने कुछ छुपाया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि बताऊं कैसे। पर इस बार मैं आपको साफ साफ सब बताऊं, ना कि सिर्फ बताऊंगी बल्कि दिखाऊंगी। सर, आप प्लीज मेरे साथ बाहर तक आइए। क्या है ये? तुम्हारे पास कहां से आया? नंदिनी दीदी ने दिया। आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। अगर सवाल करने ही है तो नितेश से कीजिए कि ये सब क्या है। महादेव जी, ये आपके घर का सर्च वारंट। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट? आओ मैं। सर, ये देखिए। महादेव जी, नितेश अगर लड़का है तो उसे इन चीजों की क्या जरूरत पड़ती होगी? सर, ये टॉय नितेश का नहीं है। वो तो बहुत ही शरीफ लड़का है। लगता है उसके किसी दोस्त ने उसे दिया होगा। सर, ये आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। सर, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। अमित, सर, पता करो ये सेक्स टॉय खरीदा कहां से गया। सब नितेश ने वो टॉय कामसेवा नाम की साइट से खरीदा था। मैंने उसके बैंक रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। सर, उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। और सर, उसने ये टॉय एक बार नहीं बल्कि 3 बार खरीदा है। और जिसने उसको डिलीवर किया था मैंने उसे बुलाया सर। तुम्ही ने वो सेक्स टॉय डिलीवर किया था? जी साहब, ऑनलाइन डिलीवरी मैं ही देने जाता हूँ। ये वो लड़का? नहीं साहब, वो एक लड़की थी, लेकिन शक्ल एकदम इसकी तरह थी। ये वो लड़की? जी साहब, यही लड़की थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ये बात तो कंफर्म होती जा रही है कि नितेश लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए हमें सबूत चाहिए होगा। अमित, ये नितेश सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, काफी तारीफें बटोर रहा है। जरा देखो, क्या पता कुछ ऐसा मिले जिससे हमें भी उसकी तारीफ करने का मौका मिले। जब हो जाए तो मुझे बताना। सर, हमारे आईटी सेल ने नितेश के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। सर, नितेश का अफेयर किसी शकुंतला नाम की लड़की के साथ चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच में चैटिंग बंद है। ये शकुंतला का आईपी एड्रेस निकलवाओ, पता करो उसका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, उसी से इसके एड्रेस का पता चल जाएगा। सर, पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। नितेश नहीं गीता है। लेकिन कार्रवाई करने के लिए और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए पुख्ता सबूतों की जरूरत थी। इन सभी उतार चढ़ाव और जद्दोजहद के बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जो उनके होश उड़ा देने वाला था। शकुंतला चौधरी? जी मैं ही हूँ। नितेश कदम को जानती हैं आप? जी हाँ, वो मेरे पति हैं। नितेश से आपकी शादी कब हुई? सर, 6 महीने पहले। फिर तो शादी का फोटो भी होगा आपके पास? जी। दिखाइए।
नितेश से मिली कब थी आप? सर हम सोशल मीडिया पे मिले थे, हम सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स थे। और ये घर किसका है? सर हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, शादी से कुछ दिन पहले ये घर रेंट पे लिया था। अपने पति नितेश को बुलाइए, मिलना है हमें। सर वो तो नहीं है, 2 दिन से घर ही नहीं आए, अक्सर ऐसा करते हैं। मुझे बहुत टेंशन होती है, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और बताते भी नहीं है। आपको पता है आपके पति नितेश कदम की शादी आपसे पहले किसी नंदिनी नाम की लड़की से भी हो चुकी है? जानती हैं आप नंदिनी के बारे में? मुझे पता होता तो मैं शादी क्यों करती। तो क्या आप वाकई नंदिनी के बारे में कुछ नहीं जानते? जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आप 15 अप्रैल की रात को कहाँ थी? सर आप इतने दिन पहले की बात पूछ रहे हैं, कैसे याद होगा? हाँ सर याद आया, मैं नितेश के साथ ही थी, हम दोनों रजिस्टर ऑफिस गए थे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने। लेकिन सर नितेश ने तो कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ था, और उसके इस बात को उसके दोस्त ने कंफर्म भी किया था। और जब इस बात को वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम ने कांस्टेबल भेजा तो पता चला कि वो दोस्त उस दिन से लेकर आज तक गायब है। और सर आज ये शकुंतला कहती है कि नितेश उसके साथ था। अमित सर, अगर नितेश उस दिन अपने दोस्त के साथ था तो फिर नंदिनी का खून किसने किया? कहीं ऐसा तो नहीं वो दोस्त ही झूठ बोल रहा है? उस दोस्त की स्टेटमेंट को वेरीफाई करो और ये नितेश और उसकी फैमिली सबको उठा लो, क्योंकि एक केस तो उनके खिलाफ बनता ही है। नितेश के शादीशुदा होते हुए भी उसकी दूसरी शादी में इन सबका शामिल होना है। अमित लगता है वक्त आ गया है साबित करने का कि नितेश और गीता एक ही हैं। सर ये कैसा सवाल है? लड़का लड़की कैसे हो सकता है? लड़का इसलिए तो इतनी मनमानी कर रहा है। सर हमें पता तक नहीं कि पिछले 2 दिनों से वो कहाँ है। इतना तो पता है ना कि नितेश की तुम लोगों ने दूसरी शादी करवाई थी। घबराओ नहीं, उसकी शादी के एल्बम में तुम लोगों की फोटोग्राफ्स देखी हैं हमने। कब हुई थी नितेश की शादी? क्यों कराई थी उसकी शादी? पैसे के लिए? दहेज के लिए? ये फ्रॉड ही काफी है तुम लोगों को सजा दिलवाने के लिए। रही बात नंदिनी के कत्ल की, वो भी साबित हो जाएगा। हाँ तो शकुंतला, यह है तुम्हारी बैंक की स्टेटमेंट, जिससे साफ जाहिर होता है कि हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए नितेश डालता है। क्या मैं जान सकता हूं किस बात के 25,000 रुपए देता है वो आपको? सर नितेश कोई पराये थोड़ी है, पति है वो मेरे, बस महीने के खर्च के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, तुम पति पत्नी हो तो नितेश के मोबाइल की लोकेशन ये बताती है कि पिछले 4 महीने से वो यहाँ आया ही नहीं है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि पिछले 4 महीने से तुम्हारी और नितेश के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अब आगे की कहानी तुम मुझे खुद बताओगी या हम उगलवाएं? बोलो। सर वो मुझे अपना राज छुपाने के लिए और चुप रहने के लिए पैसे दे रहे हैं। कैसा राज? सर मुझे पता चल गया था कि वो लड़का नहीं है, लड़की है। नितेश तुम रेडी हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। यही ढूंढ रही है ना? यही है ना तेरी असलियत? बर्बाद कर दिया तूने मुझे, धोखा किया है मेरे साथ, मेरा घर तक बिकवा दिया दहेज के लिए। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सर मैंने उसे धमकी दी थी, डराया था, तो वो डर गई और माफी मांगने लगी कि, तो मैंने उसे बोला कि मैं तब तक ही अपना मुंह बंद रखूंगी जब तक वो हर महीने मुझे 25,000 देती रहे। तुम्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि तुम पुलिस में कंप्लेंट कर दो? सर पुलिस कंप्लेंट से मेरा क्या फायदा होता? मेरी मेहनत से बनाया हुआ घर शादी के खर्चे में और दहेज की बली में चढ़ गया, तो मुझे एक यही रास्ता मिला। उसने मुझे दहेज के 15 लाख रुपए वापस किए और उसका राज न खोलने के लिए वो हर महीने मुझे 25,000 रुपए देता है। अमित सर, ये गीता के लड़के और लड़की के दोनों के भेज के फोटोग्राफ्स निकलवाओ। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब पे लगवाओ। आसपास जितने भी लॉजेस होटल्स हैं सब में प्रॉपर मेल करो। पता नहीं कितनी लड़कियों से उसने शादी की होगी। इससे पहले कि और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करे, हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ कर उसका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है हम अभी आते हैं। सर जिस दिन नंदिनी का कत्ल हुआ उसी दिन के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस का फुटेज मिल गया और सर उस फुटेज में नितेश शकुंतला के साथ है। मतलब आप सिर्फ गंगा बची। सर 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 हम सच बोल रहे हैं सर, हमने किसी को नहीं मारा है सर, हमने किसी को नहीं मारा है। चलो माना कि तुम लोगों ने किसी को नहीं मारा है, लेकिन ये बताओ दहेज के लिए नितेश की कितनी शादियां करवाई तुमने?
बोल। दो सर, दो। यानी नंदिनी और शकुंतला। नंदिनी को दहेज के लिए टॉर्चर किया और शकुंतला बेचारी का घर तक बेच दिया। नहीं सर, हमने उसका घर नहीं बिकवाया, उसने खुद ही बेचा। नितेश जैसे गुणी लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं सर? अच्छा पति पाने के लिए उसने बेचा होगा सर। सर उसने खुशी खुशी जितना दिया ना उतना ही हमने लिया बस। अच्छा, अब ये भी बता दो तुम्हारे उसी गुणी नितेश की गुणी बहन गीता इस वक्त कहाँ है? सर बताया था ना, भाग गई है। भाग गई? गीता और नितेश एक ही हैं। हाँ, शकुंतला ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने बता दिया है कि तुम लोग उसकी जुबान बंद रखने के लिए उसे 25,000 रुपए महीना दिया करते थे। और इस बात का भी चश्मदीद गवाह है हमारे पास कि नंदिनी को किसी औरत ने मारा था। अब तुम ही बताओ कौन है वो औरत, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ तुम ही एक औरत बची है। बोलो। नहीं बोलोगी? अमित। सर चल, पर कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने कुछ नहीं किया, सर मैंने कुछ नहीं किया है। चल, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया। चुप कर। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। चल, कुछ सच बोल। नंदिनी को किसने मारा? मैंने नहीं बोलेगा? मुझे नहीं मारा सर। सर मैंने नहीं मारा सर, सर मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ सर, बताता हूँ। गंगा ने मारा है नंदिनी को, गंगा ने मारा उसे। उस दिन जब नंदिनी मायके से दहेज के पैसे लेकर नहीं आई तो मैंने गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे आ गई मेरी बहू। अरे वाह, ला पैसे लेकर आई है ना, ला पैसे दे। मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनका इलाज भी लोगों से पैसे लेकर के चल रहा है। उन पर बहुत कर्जा हो गया है। अच्छा, तेरे पापा पे बहुत कर्जा हो गया है? मतलब इलाज के लिए वो कर्जा ले सकते हैं, लेकिन दहेज की बाकी रकम के लिए कर्जा नहीं ले सकते। उन्हें अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है। तो ऐसा कर, तू भी अपने बाप के घर में जाकर मर जा। अली कमीनी, तेरी सारी असलियत मालूम है मुझे। तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू लड़का है या लड़की? अब तू क्या बताएगी मुझे? मैं बताऊंगी तुझे, पूरी दुनिया के सामने नंगा करूंगी तुझे, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं बता दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। नंदिनी तू किधर नहीं जाएगी? अरे बेटा सुनो, बेटा नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी। मैं समझ गई थी कि अब वो हमारी सारी पोल खोल देगी, इसीलिए मैंने सारी रात उसके दरवाजे पे नजर रखी। जब वो सुबह सुबह घर से बाहर निकली तो मैं उसके पीछे हो गई। कहाँ जा रही है? तुम्हारा भांडा फोड़ने। देख नन्नी, मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे तू बात सुन। अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन नंदिनी, हमें दहेज वहेज अब कुछ नहीं चाहिए, और मैं नितेश से कह के तेरा तलाक भी करवा दूंगी, और तुझे पैसे वैसे जो कुछ चाहिए मैं दूंगी, लेकिन तू अपना मुंह मत खोलना, नितेश के बारे में किसी को मत बोलना। नितेश या गीता? अब देखो तुम कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। क्या हाल करेगी? क्यों किया ये सब? सिर्फ पैसों के लिए, दहेज के लिए? जी, दहेज के लिए, क्योंकि इसी दहेज की वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। हमने सोचा अगर हमें बेटी की जगह बेटा हुआ होता तो हमें दहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि हम दहेज लेते। हम तीनों को यही रास्ता सही लगा, और यही रास्ता तुम लोगों को जेल की काल कोठरी तक ले आया। अब ये भी बता दो, गीता उर्फ नितेश अब कहाँ है? पुलिस ने गीता उर्फ नितेश को मोबाइल लोकेशन के जरिए ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। नंदिनी के घर वालों ने गीता और गीता के माता पिता के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करवाया, लेकिन चूंकि गीता लड़की है इसलिए अदालत ने गीता और नंदिनी की शादी को अमान्य मानते हुए गीता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। आज गंगा पर नंदिनी के कत्ल, प्रताड़ना और धोखाधड़ी का, और महादेव और गीता पर धोखाधड़ी और प्रताड़ना का केस चल रहा है। कहने को तो आज हम एक सभ्य और आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन दहेज जैसी कुरीति आज भी अपने चरम पर दिखाई देती है। जब दहेज के लिए जलने और मरने की खबरें सामने आती हैं तो हमारे इस आधुनिक समाज का पिछड़ा हुआ चेहरा सामने आ जाता है। आज का ये केस शायद इस कुरीति का सबसे भयानक चेहरा है कि एक लड़की अपनी शादी ना हो पाने के कारण लड़का बनकर दहेज की मांग करती है। इससे उसका जुर्म तो कम नहीं होता है, लेकिन वो भी इस कुरीति की सच्चाई का एक उदाहरण है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
दया, डब्बा तैयार करो, हमको बहुत देर हो रहा है। हाँ हाँ बस कर रही हूँ, ला रही हूँ। दीदी पापा को बोलो ना, सब स्कूल में कहते मेरी पूंछ निकल आई है, मैं बंदर हूँ। अदिति, पंकज, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी अपने टिफिन अपने अपने बैग में डालो, चलो आ जाओ। पापा वो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो हमसे? बोलो, क्या हुआ? अरे इसका एग्जाम आ रहा है ना, तो इसीलिए परेशान हो रही है। हम बोले ना बेटा कि तुम अच्छे नंबर से पास करोगी, फिर क्यों इतना टेंशन ले रही हो? मम्मी मुझे भी। तुमको भी। अच्छा सुनिए, हम आपका टिफिन बांध के वहाँ रख दिए हैं, हम इनको स्कूल छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक। चलो। अरे रुको, हम ना छुट्टी के बाद यहीं पे आएंगे, कोई मस्ती नहीं और कहीं मत जाना, ठीक है? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? दीदी मम्मी को बता दूं, आज आप सुबह में स्कूल के बाहर गए थे। और कैसे हो? बढ़िया है। क्या निरंजन, ऐसे कब तक घिसते रहेगा? सुबह नौकरी करता है, शाम को नौकरी करता है। अरे ऐसे काम करेगा बीमार पड़ जाएगा। हमें घर में खाली बैठने की आदत नहीं है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो यहाँ घर है, तुम्हारी बीवी कमाती है, हमको अपने बीवी बच्चे सबका देखभाल करना पड़ता है। दिल्ली में हमको फ्लैट खरीदना है अपना। क्या हुआ? तू ऐसी चिंदी चिंदी नौकरियां कर कर दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा? तू, ये दिल्ली है, यहाँ फ्लैट खरीदना इतना आसान नहीं है। मेरी बात मान, अपनी बीवी को भी काम पर लगा दे। हम तुम्हारी तरह अपनी बीवी का कमाई नहीं खाते हैं, समझ गए? और तुम्हारा क्या है? तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, हमारे दो बच्चे हैं, कौन देखभाल करेगा उनका? हमारी बीवी काम पर जाएगी, कौन संभालेगा बच्चों को? बहुत गर्म मिजाज है तू। ये शहर ना हम जैसे लोगों को जिल्लत की रोटी खाना सिखा देता है, इसलिए कहता हूँ कि अपनी बीवी को काम पर लगा दे, समझा? तुमने जिल्लत की रोटी खाना सीख लिया है ना? अब ज्यादा चपड़ चपड़ करेगा ना तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझ गया? अपना काम कर। देख ली सीरियल? हाँ मम्मी। और अदिति कहाँ है? वो दूसरा शो देखने लगी क्या?
नहीं मम्मी, दीदी तो पहले आ गई। अदिति तो घर पे आई नहीं, कहाँ है वो? हाँ दया बोलो। सुनिए जी, अदिति कहीं नहीं मिल रही है। क्या? वो श्रीधर के घर में टीवी देखने गई थी। पंकज लौट के आया लेकिन अदिति नहीं आई और श्रीधर भी घर पे नहीं है। अरे आस पड़ोस में पता करो, किसी और के घर में गई होगी। तुम पता करो, मैं यहाँ पर काम खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? हाँ दया, हम चारों तरफ देख लिए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है। आते हैं। अरे भाई, वो मेरी बेटी अदिति को देखा क्या? यहीं पे खेल रही थी शाम को। अरे निरंजन भाई, कौन सी दुनिया में हो? ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ रोज बच्चे गायब होते हैं। जल्दी पुलिस को फोन करो। हाँ। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, इंस्पेक्टर गौतम मिश्रा है। आप डिटेल्स भिजवाइए, मैं दिखवाता हूँ। आई लुक इनटू इट, आप जल्दी से डिटेल्स भिजवाइए जी। हेलो, हाँ नवीन। यस सर। यमुना विहार जनता कॉलोनी से एक लड़की लापता हुई है, 7 साल की है, नाम अदिति। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँचो। ओके सर। ये निरंजन यादव कहाँ रहता है? उसकी बेटी गायब हुई है ना? हाँ सर, ये इधर आइए। सर हम तो अपने काम पर थे, दया का फोन आया कि अदिति नहीं मिल रही है। हमारा बेटा पंकज, अदिति हमारे पड़ोसी श्रीधर के यहाँ टीवी देखने गए थे। आपके पड़ोसी ने क्या कहा आपसे? सर, दोनों बच्चे करीब 1:15 के आसपास श्रीधर भैया के घर पे टीवी देखने गए थे। हम खुद अपनी आंखों से देख के आए थे। ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। सबसे पहले उस कब्रिस्तान से ये कंफर्म करो कि इन्होंने आमिर को वहीं दफनाया है। लेकिन जब अदिति नहीं आई तो हम दोबारा गए और वहाँ पे कोई नहीं था। सर श्रीधर तो खुद हमारी दुकान पर आया था जहाँ हम काम करते हैं, 10 बजे करीब। 9:15 बजे आपकी बीवी ने श्रीधर को आपके बच्चों के साथ उसके घर पे देखा, और जैसा कि आपने बताया कि 10 बजे वो आपसे मिलने आपके सेठ की दुकान पर आया। आपके सेठ की दुकान है कहाँ? यही पास में। लेकिन श्रीधर तो बोल रहा है कि जब वो हमारी दुकान पर आया था तब दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे उसके घर में। श्रीधर भैया, अदिति कहाँ है? वो आपके घर टीवी देखने आई थी पंकज के साथ। पंकज आया लेकिन अदिति नहीं आई। कहाँ पे है वो? हम तो तभी निकल गए थे वहां से, और दोनों को बोल भी दिए थे कि हम बाहर जा रहे हैं और तुम लोग टीवी देख लो, तो दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर घर चले जाना। क्या लगता है गुप्ता, श्रीधर का हाथ है क्या बच्ची के गायब होने में? कनेक्शन हो भी सकता है सर, क्योंकि बच्चे उसी के घर में टीवी देख रहे थे। ठीक है, फिलहाल बच्ची का फोटो सर्कुलेट करवाओ और आसपास पूछताछ करो। मैं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। अदिति को गायब हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक अदिति से जुड़ी कोई भी लीड सामने नहीं आई थी। वहीं अदिति के माता पिता को कई तरह की आशंकाएं घेर चुकी थी, जो किसी भी तरह के नतीजे से ज्यादा भयावह थी। सर, यहाँ किसी ने भी अदिति को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा है, और पेट्रोलिंग टीम से भी अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। मतलब किसी इनसाइडर का काम हो सकता है। मलिक, जितने भी घर हैं हर घर में सर्च करो। अदिति का भाई कहाँ है जो उसके साथ टीवी देखने गया था? वो तो रो रो के सो गया है अंदर। आपने कुछ पूछा उससे? कुछ बताया उसने? सर वो कह रहा है कि अदिति श्रीधर के घर से पहले ही निकल गई थी अपने घर आने के लिए। श्रीधर कहाँ रहते हैं? यही पड़ोस में। जब अदिति गायब हुई कहाँ था तू? साहब वो निरंजन जहाँ काम करता है ना, उसके बराबर में दारू का ठेका।
वहीं गया था दारू लेने के लिए। लेकिन साहब जब मैं घर से निकला था ना, तब आदित्य और पंकज टीवी देख रहे थे। वापस आया तो पता चला कि आदित्य गायब हो गई। अकेला रहता है घर में? नहीं साहब, बीवी भी है। वो पास ही में एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का काम करती। नाइट शिफ्ट है उसकी साहब। वो रोज काम करती है और तू रोज दारू पीता है? नहीं मतलब कभी कभी मन करता है तो पी लेता हूँ। अदिति के गायब होने में तेरा हाथ तो नहीं है ना? अरे नहीं साहब, वो तो मेरी बेटी जैसी थी। और जब आदिति गायब हुई थी तो मैं तो घर पर था ही नहीं। निरंजन के साथ है, चाहो तो आप उससे पूछ लो साहब। साहब बिल्डिंग में हर जगह देख लिए लेकिन कुछ पता नहीं चला। छत पर देखा? नहीं सर। नवीन सर, ये आजू बाजू की बिल्डिंग से भी कोई यहाँ आ सकता है और अदिति को लेके जा सकता है। संजय बाजू की बिल्डिंग में पता करो। सर, हो सकता है कि अदिति का किडनैप किया गया और ये मामला फिरौती का हो। लेकिन सर अदिति के घर वालों की हालत देख के लगता नहीं है कि मामला रैंसम का होगा। और एक बात सर, किसी ने ना तो अदिति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और ना ही किसी ने उसको किसी के साथ जाते हुए देखा है। किसे मारा हमारी बच्ची? अरे मुझे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? कहाँ है अदिति? अदिति इधर ही है। मेरी बेटी कहाँ है? नवीन लगता है कोई फुसला कर इस बच्ची को उस छत पर लेकर आया होगा। वहाँ इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसके बाद वहीं पर मार दिया। यहाँ रहने वाले हर आदमी की लिस्ट बनाओ। हो सकता है शायद किसी की इस पे पहले से बुरी नजर हो। पुलिस को लग रहा था कि अदिति के मर्डर में इनसाइडर या आउटसाइडर किसी का भी हाथ हो सकता है। और अब अदिति के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हर इंसान की डिटेल्स ली जा रही थी। क्या बिगाड़ा था ना मेरी बेटी से किसी का? क्यों मारा उसे? पहले तू खुद अपने फ्लैट से निकला, फिर अदिति को इशारे से बुलाया और तू ही उसे अपने साथ लेकर छत पे गया, उसका रेप किया, उसे मार के फेंक दिया। नहीं सर, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करिए सर। अदिति कल बोल रही थी पापा से कुछ बात करना। पापा वो क्या बात है बेटा? कुछ कहना चाहते हो हमसे? पता नहीं क्या बात थी, गुमसुम सी थी कुछ दिन से। कल पंकज बोल रहा था कि स्कूल से भी कहीं बाहर गई थी। मम्मी वो आप जब हमें स्कूल छोड़ के गई थी तभी दीदी स्कूल के बाहर चले गई थी। क्या? तुमने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई? हमने बात की थी उससे, लेकिन वो रोने लगी। हमें लगा आप काम से आओगे तो आपको सब बता देंगे, लेकिन दोनों टीवी देखने चले गए। हे बेटा, पंकज बेटा, दीदी स्कूल से कहाँ गई थी? कुछ पता है तुम्हें? ये पंकज भी तो टीवी में ही घुसा रहता है। इसकी दीदी कहाँ गई इसको कुछ पता नहीं चला। बेटा याद करने की कोशिश करो, जब तुम और दीदी टीवी देख रहे थे तो दीदी कहाँ चली गई थी? कुछ जानते हो बेटा? पापा हम और दीदी टीवी देख रहे थे, तभी एक दाढ़ी वाले अंकल हमें दरवाजे से देख रहे थे। दाढ़ी वाले? अंकल, दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। आप जानते हो उन्हें? कौन थे वो?
अच्छा, वो वहाँ कब आए थे? शुरू से बताओ। हम और दीदी टीवी देख रहे थे, तभी श्रीधर अंकल चले गए। बच्चों मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग टीवी अगर देख लो तो बाहर से दरवाजा लगाकर बंद कर देना। आमिर और सुमित के घर के आसपास पूछताछ करो। मुझे लगता है कि सुमित के साथ साथ दी एक सेकंड रुको ना, खत्म होने को है, साथ में चलेंगे। जिस पे भी डाउट आ रहा उठा लो। हमने देखा दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। सर, आपको एक बात और बतानी थी। क्या? पंकज बता रहा था कि अदिति कल स्कूल से कहीं बाहर गई थी और छुट्टी होने पर आई थी। कहाँ चली गई थी? ये तो पंकज को भी नहीं मालूम, लेकिन अदिति ने ऐसा पहले कभी किया नहीं है। क्या उसको स्कूल में किसी से कोई परेशानी थी? लगता तो नहीं सर। पैसों की तंगी की वजह से इस बार हम सही समय पर फीस नहीं जमा कर पाए थे, तो इन दोनों को प्रिंसिपल ने सजा दी थी। हमें और दीदी को क्लास के बाहर खड़ा किया था। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं दोनों? यमुना विहार स्कूल। इनके स्कूल में पता करवाओ और इनके आसपास रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले लोग हैं सबकी शिनाख्त का बंदोबस्त करो। ओके सर। अदिति के भाई पंकज के बयान के आधार पर अब माना जा रहा था कि अदिति के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उसमें किसी दाढ़ी वाले आदमी का हाथ था और अदिति के भाई से उनके घर के आसपास सभी आदमियों की पहचान करवाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पुलिस की एक टीम अदिति के स्कूल में भी पूछताछ कर रही थी। सर, वैसे अदिति तो स्कूल कभी बंक नहीं करती, मुझे लगा वो कल एब्सेंट होगी। लेकिन हमें पता चला है कि फीस ना भरने की वजह से अदिति और उसके भाई को पनिशमेंट दी गई थी। सर वो साहब, ये लड़की अदिति बहुत ही हंसमुख है, मैंने कभी परेशान नहीं देखा इसे। लेकिन साहब, जब से ऐसे पनिशमेंट दिया गया है तब से गुमसुम रहने लगी है। सिर्फ पनिशमेंट की वजह से गुमसुम हुई या वजह कुछ और ही थी? कैसी वजह साहब? अदिति के भाई पंकज ने अदिति को किसी दाढ़ी वाले आदमी के साथ जाते हुए देखा था। आपके स्कूल में कोई ऐसा है जिसके दाढ़ी है और जो अदिति के साथ कुछ गलत? आई डोंट नो सर, आप सबसे पूछ सकते हैं। आपके बेटे पंकज ने आस पड़ोस में रहने वालों तो किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं किया। श्रीधर के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक है? दया, कहीं ये सिकंदर बाजवा तो नहीं? ये सिकंदर बाजवा कौन? सर, अदिति बहुत शरारती थी। एक बार खेल खेल में ही बाजवा के बेटे पे बस पेन की स्याही डाली थी उसने। निरंजन, तेरी लड़की ने मेरे बेटे का 1000 रुपए का शर्ट खराब किया है, पैसे देने होंगे तुझे। अंकल, सोनू ने भी एक बार मेरे ऊपर इंक फेंकी थी। चुप रही चीरी मेरी, पूरी सोसाइटी को पता है तू कितनी शैतान है। अगर तेरे बाप ने इसका पैसा नहीं दिया ना तो हमारी बेटी से ठीक से बात कर। सर, मैं तो कल आगरा में था, आज ही सुबह लौटा हूं। आप चाहो तो चेक करवा लो। हाँ नवीन, बोलो। सर, स्कूल के गेटकीपर से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? साहब, कल छुट्टी से पहले अदिति को एक आदमी स्कूल के बाहर छोड़ के गया था। रुक बेटा रुक, इस वक्त अभी तो स्कूल की छुट्टी होने वाली है। और वो आदमी कौन है जो अभी छोड़ के गया? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? बोलो बेटा कुछ। बच्ची कुछ नहीं बोली और फिर एकदम से स्कूल की छुट्टी हो गई और वो अपने भाई के साथ चली गई। वो आदमी जो अदिति को छोड़ के गया, उसको पहले भी कभी देखा अदिति के साथ? नहीं साहब, मैं नहीं जानता वो आदमी कौन था। उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकता हूँ। सर, अदिति का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। उनका कहना है कि अदिति की बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन नहीं है और उसकी बॉडी पर जो चोट के निशान है वो भी उसके मर्डर के बाद के हैं। उसका मर्डर गला काट के ही किया गया सर। लेकिन गुप्ता, खून के छींटे उस बिल्डिंग की छत पर थे जहां अदिति रहती थी। गुप्ता, अगर अदिति के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है तो फिर इसके मर्डर का क्या मोटिव हो सकता है? उस बच्ची का या उसके परिवार का ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो इतनी बेरहमी से एक बच्ची को मारेगा? लेकिन अदिति के भाई का कहना है कि उसने किसी दाढ़ी वाले के साथ अदिति को जाते हुए देखा था। दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। सर, श्रीधर तो कुछ नहीं कबूल रहा है, तो फिर सर ऐसा कौन दाढ़ी वाला हो सकता है जिसने अदिति का मर्डर किया?
वॉचमैन के बयान के आधार पर उस इंसान का स्केच तैयार किया गया जिसने अदिति को स्कूल छोड़ा था, और पूछताछ के दौरान उस अनजान शख्स से जुड़ी एक अहम लीड पुलिस के हाथ लगी। साहब, इस आदमी और बच्ची को तो मैंने देखा यहाँ। इस बच्ची ने मुझसे आइसक्रीम खरीदी और उसी सीधा पार्क में चली गई। क्या टाइम रहा होगा? सर, दोपहर का वक्त था। इस बच्ची और इस आदमी के बारे में कुछ और जानते हो तुम? सर, इस आदमी के बारे में तो नहीं, लेकिन इस बच्ची के बारे में जानता हूँ सर। ये अक्सर जो है हमारे यहाँ आइसक्रीम खरीदने आती थी सर ये। लेकिन सर कल इसके पास 100 के कई सारे नोट थे। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से लाई बिटिया? आपसे मतलब 10 रुपए काट के 90 रुपए वापस करो। हिसाब किताब में तो बिटिया बहुत तेज हो। पहले तो 10-10 रुपए वाली आइसक्रीम 5-5 रुपए में खा के जाती थी, दोस्तों को भी खिलाई। ये पुराने वाले 100 रुपए भी रख लो। मैं जो दोस्तों के साथ खाए थे ना, वो भी रख लो, और ये एक्स्ट्रा वाले भी रख लो। अरे अरे बिटिया 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 बिटिया, ये लो, हमने अपने पैसे काट लिए और ये पैसे ले लो। लेकिन सर, जब वो बच्ची पहले आइसक्रीम खाने आती थी तो उसके पास पूरे पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन कल बहुत पैसे थे सर उसके पास। यही वो आदमी है जिसे अदिति के साथ देखा गया था स्कूल के बाहर। पहचानते हैं इसे? नहीं सर। सर, ये तो यहीं का एक इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन? हाँ सर, शंकर नाम है इसका, और मार्केट में इसकी दुकान है और यहीं बगल में रहता है। साहब, मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया? सब पूरी बात तो बताइए। साहब, मैं मानता हूँ दोपहर को उस बच्ची को मैंने उसके स्कूल के बाहर छोड़ा, लेकिन साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो फिर अदिति के साथ पार्क में कर क्या रहा था तू? मैं पार्क के पास से जा रहा था तो उस बच्ची को मैंने पार्क में अकेले देखा। बेटा क्या हुआ, स्कूल नहीं गया आज क्या? लेकिन साहब उसने मुझसे कोई बात नहीं की। साहब वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, इसलिए मैंने उसे स्कूल के बाहर छोड़ दिया जाके। सर, आजकल आए दिन बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या होता रहता है, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते उस बच्ची को स्कूल के बाहर छोड़ दिया। तू बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर एक कहावत याद आ गई, मुंह में राम बगल में छुरी। साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि शायद गंदी नज़र से तू उससे रोज मिलता हो और पैसे का लालच देकर उससे जान पहचान बढ़ा रहा था, और कल रात तो उसके घर के पास गया, उसको बहला फुसला कर छत पे ले गया। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हम पता लगा लेंगे। नहीं अंकल, ये वो नहीं है। एक बात और पता चली हमें, उस दिन अदिति के पास 600-700 रुपए थे। आइसक्रीम वाले ने भी उसके पास पैसे देखे थे और उसके स्कूल से भी ये बात कंफर्म हुई, और उसके एक दिन पहले भी उसके पास 100 के नोट मिले। क्या? उसके पास इतने पैसे कहां से आए? तो तुमने वो पैसे उसे नहीं दिए? सर, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम बच्चों को इतने पैसे दे सकें। तो फिर इतना पैसा उसके पास कहां से आया? सर, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। शायद तुम्हारी बीवी को कुछ मालूम है। क्या अदिति के पास 100 के नोट? लेकिन वो कहाँ से लाएगी इतने पैसे? दया, यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और पंकज ने भी पुलिस के सामने यही बोला कि इसने अदिति के पास बहुत सारे पैसे देखे। क्यों? हाँ, दीदी ने मुझे चॉकलेट खरीद के दी थी, तभी मैंने बहुत सारे पैसे देखे। दीदी, इतने सारे पैसे आपको किसने दिए? दीदी ने हमें कुछ नहीं बताया। और तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात? हमें लगा अब दीदी के ऊपर गुस्सा करोगी। निरंजन की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, और ऐसे में निरंजन की 7 साल की बेटी के पास 700-800 रुपए होना काफी चौंका देने वाली बात थी। आखिर अदिति के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या आर्थिक तंगी में पली अदिति को कोई इतने पैसे देकर बहला रहा था? क्या वजह थी कि हमेशा खुश रहने वाली अदिति
अपनी हत्या से 2 दिन पहले से उदास नजर आ रही थी। उसकी हत्या में उसके पास देखे गए पैसों का क्या कनेक्शन था? सेठ जी, हम आपके जिस फ्लैट में रहते हैं उसका किराया 5,000 से ज़्यादा नहीं है, और हम शाम को 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक जितना काम आपके लिए करते हैं उसकी तनख्वाह कम से कम 7,000 होना चाहिए। कायदे से आप 5,000 काट के 2,000 कैश मुझे और दो। तुमने खुद माना था कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करोगे और मैं तुमसे भाड़ा नहीं लूंगा। जो बात तय हुई थी ना उसी पे रहो तुम। अरे वो बात तो तय हुए, कितना समय बीत गया है, तब से महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरे जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ना उसका भी किराया बढ़कर 7,000 हो गया है। चुपचाप यहाँ पर काम करो वरना नौकरी से भी जाओगे और जिस फ्लैट में तुम रह रहे हो ना वहाँ से भी निकाल दूंगा तुम्हें मैं। गुप्ता, ये निरंजन का बेटा बोल रहा है कि इसने अदिति को किसी दाढ़ी वाले के साथ देखा था। दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी, लेकिन किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। अब इसने वाकई में किसी को देखा था या नहीं, चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर 7 साल का बच्चा हो सकता है उसने चेहरा ठीक से न देखा हो, लेकिन ये साफ है कि बच्चे श्रीधर के घर में टीवी देख रहे थे और अदिति के पास पैसा था। श्रीधर बेकार है, कोई काम धंधा नहीं करता और ऊपर से शराबी भी है, तो हो सकता है कि अदिति के पास इतना पैसा देखकर उसके मन में लालच आ गया, वही अदिति को छत पर ले गया और पैसे छीनने के चक्कर में उसको मार दिया होगा। सर मैंने अदिति के पास कोई पैसा नहीं देखा। माना कि साहब मैं खुद कुछ नहीं कमाता हूं, लेकिन मेरी बीवी तो कमाती है ना साहब, वो खुद मुझको पैसा देती दारू के लिए। साहब आप बिना किसी सबूत के मेरे पति पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? उसने दाढ़ी रखी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी की भी जान ले सकता है। आप निरंजन से क्यों नहीं पूछते? उसने भी तो पहले दाढ़ी रखी हुई थी। आपका क्या मतलब है? एक बाप अपनी बेटी को। साहब आप उसे जानते नहीं हो, वो बहुत गुस्से वाला है। एक बार तो उसने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश भी की थी। तुमने अपनी बीवी के लिए हमारी जान लेने की कोशिश की, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मार डालेंगे तुमको। अब माना साहब कि मेरा पति दारू पीता है, लेकिन निरंजन तो उससे भी ज्यादा गुस्से वाला है। देखिए साहब, हम नहीं जानते कि उसकी बेटी को किसने मारा है, लेकिन हम सच कह रहे हैं कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया है। सर हमारी और हमारे छोटे भाई की आपस में कभी नहीं बनी, और इसीलिए उसकी जान लेने की कोशिश की। जान लेने की कोशिश नहीं सर, बस थोड़ी सी मारपीट हुई थी। क्यों? दरअसल सर दया दूसरे जात की है। 8 साल पहले हमें उससे गांव में प्रेम हो गया था। हमारे घर वाले नहीं चाहते थे कि हम उससे शादी करें, फिर भी हमने दया से शादी की। उसको लेकर यहाँ दिल्ली आए। यहाँ हम छोटी मोटी नौकरी करने लगे। हम अपने घर वालों को दिखाना चाहते थे कि हम उनके भरोसे नहीं हैं। अपनी कमाई से दिल्ली में खुद का घर खरीदेंगे। कुछ टाइम पहले हमारा भाई अविनाश दिल्ली हमारे घर आया। देखो भैया, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि माँ बीमार है और तुमसे मिलना चाहती है। तुमको तो कभी उनका फिक्र हुआ नहीं है, लेकिन वो तुमको याद कर करके मर रही है। हाँ तो ठीक है, मिलाएंगे माँ से, और क्या। और अकेले ही जाना। अपने बीवी बच्चा को लेके गए तो उन्हें देखते ही मर जाएगी वो। इन्हें अपना दुश्मन मानती है वो, अपनी उल्टा बीवी और उसके बच्चों की शक्ल कभी अम्मा को दिखाना मत। अविनाश ने हमारे बीवी बच्चों के बारे में बहुत गंदा बोला, बर्दाश्त नहीं हुआ। गांव कहाँ है तुम्हारा? बलिया, लेकिन अविनाश यहीं रहता है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? यहीं पास में गोकुलपुरी। सर शायद निरंजन का इंटरकास्ट मैरिज करने का खामियाजा उसकी बेटी अदिति को उठाना पड़ा हो सकता है कोई निरंजन के बीवी बच्चों को मारकर उसे अकेला करना चाहता हो, जिससे वो गांव वापस चला जाए। हो सकता है। गुप्ता इसके भाई से मिलो और पता करो। ओके सर। साहब ये सच है, निरंजन एक दूसरी जात की औरत के साथ शादी करके हमारे पूरे खानदान का नाम उसने मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन हम आपको सच कह रहे हैं, हम यहाँ पे बस अपना काम धंधा करने आए हैं। हमारी बीमार माँ उससे मिलना चाहती है और ये बताने के लिए मैं उसके घर गया, उल्टा वो हमारी जान के पीछे उतारू हो गया। तो फिर ऐसा तो नहीं कि उससे बदला लेने के लिए तूने उसकी बेटी को मार दिया? साहब लगता है निरंजन ने हमसे बदला लेने के लिए आपको हमारे खिलाफ भड़काया है और अपना किया छिपाने के लिए हमें फंसा रहे हैं। आपने किया मतलब? तुम कहना चाहते हो कि निरंजन ने ही अपनी बेटी को मारा है? साहब देखिए, वो हमेशा से गर्म मिजाज का रहा है और अब गरीबी के कारण उसका दिमाग और भी खराब हो गया है। साहब गांव में अच्छी भली खेती बाड़ी करता रहा और यहाँ पैसे के मताज है।
साहब हो सकता है गरीबी के बोझ में उसने अपना एक बोझ कम करने के लिए अपनी बेटी की जान ले ली हो। सर ये साफ है कि निरंजन की आर्थिक हालत ठीक नहीं, लेकिन हैरानी की बात तो यही है कि आखिर अदिति के पास इतने पैसे आए कहाँ से। और अब निरंजन का भाई अविनाश ये शक जता रहा है कि हो सकता है कि निरंजन ने ही गरीबी से तंग आकर अपनी बेटी को मारा हो। खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। अदिति के मर्डर वाली रात इस अविनाश की एक्टिविटीज पता करो और इस निरंजन को भी इन्वेस्टिगेट करो। पंकज ने अदिति को किसी दाढ़ी वाले के साथ देखा था, ये बात निरंजन ने हमें मर्डर के अगले दिन बताई थी। अंकल, दीदी उस दाढ़ी वाले अंकल के साथ ही गई थी। हो सकता है उसी ने अपने बेटे को ये बात पढ़ाई हो और उसके बाद कभी श्रीधर और अब अपने खुद के भाई अविनाश पर शक जता रहा है। निरंजन जहां पर काम करता है वहां से उसके घर पहुंचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं। पता करो कि मर्डर वाली रात को 9 से 10 के बीच में वो कहीं गायब हो सके। ओके सर। सर मैं तो रोज़ रात को 8 बजे दुकान से निकल जाता हूँ और मेरे बाद रात 11 बजे तक निरंजन अकेला इस दुकान को संभालता है। सर उसके अलावा यहाँ पर और कोई वर्कर भी नहीं है, इसलिए वो तो दुकान को छोड़ के जा नहीं सकता। मतलब आप साफ कर रहे हैं कि निरंजन का अपने बेटे के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। सर मैं मानता हूँ कि उसे पैसों की तंगी थी, इसी वजह से वो मेरा भाड़ा भी नहीं दे पा रहा था और इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नौकरी दी और उसका भाड़ा माफ़ कर दिया। निरंजन के बेटे का कहना है कि अदिति को मारने वाला कोई दाढ़ी वाला था और दाढ़ी तो आपने भी रखी हुई है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। उस रात दुकान के बाद मैं तो शाहदरा चला गया था। सर एक बात पता चली, ये माला और श्रीधर का किसी तांत्रिक से काफ़ी मिलना जुलना है। तांत्रिक? जी सर, उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं लेकिन उनके घर पे कोई बच्चा नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति का मर्डर किसी बली वली के चक्कर में किया गया हो? ये देखिए सर, ये उस तांत्रिक की फोटो है। हाँ साहब, हम उस बाबा से मिलते थे अपने गोद भरने के उपाय जानने के लिए, लेकिन साहब उस बाबा ने हमें कभी भी बली वली का उपाय नहीं बताया। सिर्फ बली का उपाय नहीं, अदिति के मर्डर वाली रात को वो खुद बलि देने आया था वहाँ पर, इसीलिए मर्डर वाली रात को तुमने उसे फ़ोन लगाया था। तुम वहाँ नहीं थी और श्रीधर भी वहाँ से निकल गया था। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। वो बाबा तो बली वली में विश्वास ही नहीं रखते और साहब निरंजन हमसे ज़्यादा उनमें श्रद्धा रखता है। निरंजन? जी साहब, उस निरंजन ने ही तो मिलवाया था हमें बाबा से। सर हमने ही श्रीधर और माला को उस तांत्रिक बाबा से मिलाया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद हमने उस तांत्रिक बाबा के यहाँ जाना छोड़ दिया था। लेकिन तुम मुझसे मिलते क्यों थे? सर हमें कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था, तो हमने सोचा कि शायद बाबा के उपाय से कुछ चमत्कार हो जाए, हम दिल्ली में अपना घर खरीद सकें। लेकिन सर कुछ समय के बाद हमको लगने लगा कि वो तांत्रिक बाबा हमको छल रहा है। छल रहा है या फिर कोई तंत्र मंत्र का उपाय बता दिया था उसने और तुझे भी लालच आ गया कि एक रात में करोड़पति हो जाएगा? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तू समझ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अदिति का खून किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में हुआ और तूने ही अपनी बेटी? सर, अगर उसने हमारी बेटी की बलि के उपाय के बारे में कहा होता हम उसको वहीं काट डालते। अच्छा, और अदिति का गला किसने काटा? उस तांत्रिक ने या फिर तंत्र मंत्र का उपाय बताता था ना वो? तू ये बता कि उसने किसको उपाय बताया, तुझे या फिर श्रीधर और उसकी बीवी को? आर्थिक तंगी से जूझता निरंजन जल्द से जल्द अमीर बनने की मृत तृष्णा में अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक तांत्रिक की दक्षिणा में खर्च कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो तांत्रिक उसकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार कर देगा जिसके बाद वो रातों रात अमीर बन जाएगा और दिल्ली जैसे शहर में उसका अपना घर होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा था। पर क्या कोई बाप अपनी गरीबी के बोझ को कम करने के लिए अपनी ही बेटी को मारेगा, या फिर जल्द से जल्द अमीर बनने का कोई झूठा भ्रम उसे ऐसा करने के लिए ललचा देगा? अदिति के मर्डर में जितनी निरंजन की भूमिका शक के घेरे में थी, उतना ही शक श्रीधर और माला पर भी किया जा रहा था और यह जानने की कोशिश भी की जा रही थी कि कहीं उस तांत्रिक के छलावे में आकर उन्होंने अदिति का मर्डर तो नहीं किया था। और इस राज को जानने के लिए अब उस तांत्रिक की भूमिका को भी टटोला जा रहा था। कैसी बात कर रहे हैं आप? हम किसी को बलि का उपाय नहीं बताते। लेकिन मुझे लगता है कि तूने बताया है, या तो श्रीधर या उसकी बीवी को या फिर अदिति के बाप निरंजन को। खैर सच क्या है वो तो हम उगलवा ही लेंगे। नवीन लेके चलो इसको। ऐसे कैसे आप किसी को ले जा सकते हैं? देखिए हमारी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए तांत्रिक बाबा के साथ साथ माला, श्रीधर, निरंजन सबको टटोला जा रहा था
और अब अदिति के भाई से भी उस तांत्रिक की पहचान करवाई जा रही थी, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। निरंजन के भाई अविनाश, पड़ोसी सिकंदर, बाजवा, सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और अब एक बार फिर से पुलिस ने इस पूरे केस को रिविजिट किया। पापा वो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहते हो हमसे? बोलो। उस दिन अदिति के पास 600-700 रुपए थे। आइसक्रीम वाले ने भी उसके पास पैसे देखे थे और उसके स्कूल से भी ये बात कंफर्म हुई है। और उसके एक दिन पहले भी उसके पास 100 के नोट मिले। जिस एरिया में अदिति का मर्डर हुआ था, वहां के तकरीबन 400 लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और बहुत जल्द पुलिस के हाथ एक अहम लीड लगी। ये मोहित सैनी का फोटो सर, और मोहित की फोन लोकेशन अक्सर निरंजन के घर के आसपास की रहती थी और अदिति के मर्डर वाली रात भी मोहित सैनी का फोन वहीं पर एक्टिव था। सर मैंने क्या किया सर? सर मैंने क्या किया सर? अब नौटंकी करने से कोई फायदा नहीं है। मोहित सैनी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी सब सच बोल दो। तुमसे बोलोगे? हमें लगा कि मोहित सैनी के पास काम करके हम अपने पति का हाथ बटाएंगे, लेकिन निरंजन जी के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं था, ना ही बच्चों के लिए। मोहित के यहाँ काम करके हमें पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। फिर एक दिन निरंजन जी हमसे बोले, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। हम इतने काबिल हैं कि अपनी कमाई से हम अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं। तुम ये काम छोड़ दो बस। हमने काम छोड़ दिया था, लेकिन मोहित और मेरी फ़ोन पे बात होती थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कभी कभी मोहित घर पे भी आता था। अदिति अपने पापा को कुछ ना बताए, इसीलिए हमने मोहित से पैसे लेके उसको दिए थे। वो तब तो चुप हो गई थी, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं वो अपने पापा को सब कुछ बता ना दे। अरे इसका परीक्षा आ रहा है ना, इसीलिए परेशान हो रही है। हमें लगा कि अगर निरंजन को सच पता चलेगा तो उनका गुस्सा इतना खराब है, वो हमें जान से ही मार देंगे। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उस रात जब अदिति पंकज के साथ टीवी देखने गई, हम अदिति को बुलाने गए तो वहाँ श्रीधर था। जब हम थोड़ी देर बाद फिर गए तो श्रीधर वहाँ पे नहीं था। हमने अदिति को इशारे में बुलाया और छत पे लेके गए। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। ना मैं अपने पति को छोड़ सकती थी और न ही मैं मोहित को छोड़ना चाहती थी। बेटा, मम्मी से गलती होगी, मम्मी को माफ कर दे। पापा को कुछ मत बताना, ठीक है? नहीं मम्मी, हम पापा को सब कुछ बता देंगे। पापा ने बोला झूठ बोलना पाप है। बेटा, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम अदिति को श्रीधर के यहाँ से लेकर गई थी तो फिर पंकज ने ये क्यों कहा कि उसने किसी दाढ़ी वाले आदमी को देखा था? हमने बोला था उससे, हमने बोला था कि अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा तो अदिति की तरह हम भी से छोड़ के चले जाएंगे। हमें लगा कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो आप मान लोगे कि श्रीधर नहीं उसे अपना झूठ छुपाने के लिए अपनी बच्ची की जान ले ली। कैसी माँ हो तुम?
माना कि दया ना अच्छी मां बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी, लेकिन क्या निरंजन अच्छा पिता और पति बन पाया? बड़ा काम, अपना घर और अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए वो हर संघर्ष करता रहा, लेकिन अपने परिवार से दूर होता गया। उसके पास ना बच्चों के लिए वक्त था, ना बीवी के लिए, और उसके गुस्सैल स्वभाव ने उसकी बीवी के लिए वो दरवाजे भी बंद कर दिए जिसमें शायद वो अपने एक गुनाह के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन उसके डर ने उससे एक गुनाह को छिपाने के लिए ऐसे कई गुनाह करवा दिए जिसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।